नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाव इंडिया के आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन यानी प्रसूति विशेषज्ञ और गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से। जैसा कि हमने पहले भी अपने वाव इंडिया के सभी मेंबर्स के लिए एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें एक गूगल का फॉर्म भी था कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो भी आप डॉक्टर से जानना चाहती हैं, वो आप हमें बता दें, जिससे कि हम आने वाली जो हमारी वर्कशॉप्स हैं वो ऑफ कोर्स जूम पर ही होंगी। उनमें आपके जो प्रश्न हैं वो अपने स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने रख सके और उनसे उनके जवाब हम हासिल कर सकें। तो उसी की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई हैं, काफ़ी सारी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं हमें लिख करके भेजी हैं, जो हम आने वाले समय में अपने डॉक्टर्स से पूछते रहेंगे। लेकिन जो हमारे इस सेशन को लीड करेंगी डॉक्टर अचला बत्रा, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। और फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से हम लोग अपने इन सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के इस डिस्कशन में। नमस्कार और स्वागत है आप सबका वाव इंडिया के आज के इस सेशन में, जिसमें हम एक बहुत ही स्पेशल व्यक्तित्व से आप सबको मिलाने जा रहे हैं, डॉक्टर अचला बत्रा। डॉक्टर अचला बत्रा ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन का हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें अपने बहुत से महिलाओं के लिए कि ये जो गायनेकोलॉजी है ये भी असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो है स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक होती है प्रसूति विशेषज्ञ। तो पहले जमाने में तो दोनों एक ही होते थे, गायनेकोलॉजिस्ट ही सारा कुछ देखती थी, लेकिन बाद में इसकी ब्रांचेस हुई। वो जो चाहें वो दोनों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और कोई चाहे तो वो खाली गायनेकोलॉजिस्ट रह सकती हैं, खाली ऑब्स्टेट्रिशियन रह सकती हैं, या दोनों हो सकती हैं। तो ये हम अपने सभी मेंबर्स को बताना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर अचला बत्रा हैं। सबसे पहले डॉक्टर अचला बत्रा, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका भी स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर लक्ष्मी, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। और बानू जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी जुड़ी हुई हैं, और हमारी कल्चरल सेक्रेटरी लीना जैन, जो हमारी को होस्ट भी है, वो भी जुड़ चुकी हैं। अर्चना गर्ग जी जुड़ चुकी हैं, और लोग भी, रेखा अस्थाना जी भी जुड़ रही हैं, और लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो हम डॉक्टर लक्ष्मी आज का ये जो परिचर्चा है ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अचला बत्रा, आपसे जैसा कि बात हुई थी कि हम आगे आपके और आपके ग्रुप के साथ, आपकी टीम के साथ अपनी वर्कशॉप्स हम करना चाहते हैं। वो किस तरह से होंगी उसके बारे में हम बाद में वहां पर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो ये मेडिकल की फील्ड चुनी, और मेडिकल में भी आपने ये गायनेकोलॉजी चुना, गायनेकोलॉजी हो गया और ये ऑब्स्टेट्रिशियन वाला हो गया, तो इस सब के पीछे वजह क्या थी? फैमिली ट्रेडिशन था, या मतलब खुद ही चाहा कि नहीं हमें ये करना है? नहीं, ऐसा था, बचपन में मेरे बुआ की लड़की हमारे घर आया करती थी। वो एक पीडियाट्रिशियन थी। वो जब भी आती थी, हमारे आस पड़ोस के लोग, फ्रेंड्स आते, उससे कुछ सलाह ले जाते थे। कुछ हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए होती थी तो उससे हेल्प लेते थे। तो वो सब करती थी और सब उसका बहुत आदर करते थे। तो मुझे लगता था ऐसा ही बनना चाहिए। मैं शायद 7-8 साल की थी, तब से मन में था डॉक्टर बनना है। तो उसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं कि कुछ और बनना है, और इसलिए डॉक्टर बन गए। और फिर जब हम MBBS के बाद इंटर्नशिप करते हैं तो मुझे 2 चीजों में इंटरेस्ट आया। एक पीडियाट्रिक्स, बच्चों के उसमें, या गायनी में।
और फिर मुझे जो हमें कंपटीशन से मिलना होता है वो मुझे गायनी मिला, तो उसके बाद फिर गायनी में ही आगे सब चलता रहा। जी जी। तो आपने इसमें लिखा है, अच्छा आपने लेडी हार्डिंग से अपना किया है एजुकेशन? एमबीबीएस अच्छा। लेडी हार्डिंग से। जी जी जी। अच्छा, तो आपने लिखा है कि आपका स्पेशल जो इंटरेस्ट है वो है यूरोगायनोकोलॉजी में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूरोगायनोकोलॉजी क्या है? ये हमारे लिए भी बिल्कुल नई टर्म है। देखिए, यूरो गायनेकोलॉजी, यूरो मीन्स कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम जिससे जी आप यूरिन करते हैं, और जी। आपकी उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जहां से आप यूरिन करते हैं वो हुआ यूरोलॉजी। मतलब जैसे ये थोड़ा यूरो गायनेकोलॉजी इसलिए कि इसमें हम थोड़ा सा सिर्फ उतना ही देखते हैं, नीचे का हिस्सा। दूसरा है कि औरतों का जो गर्भाशय नीचे आ जाता है और उसमें वीकनेस हो जाती है, वो बाहर निकल आता है, उनको प्रॉब्लम्स होती है, यूरिन जल्दी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हंसने से खांसने से निकल जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम यूरो गायनेकोलॉजी में डील होती है। और जो शरीर का बाहर आना, उसको ठीक करना, वो भी एक वो गायनेकोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि ये सब इकट्ठे है, आपका यूनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम, जो गर्भाशय और यूनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो इसलिए एक ब्रांच बना दी गई है यूरो गायनेकोलॉजी, जिसमें ये सारी चीजों के साथ डील किया जाता है। तो इसमें यूरोगायनेकोलॉजी में जैसे किसी को यूटीआई हो गया, इस तरह की चीजें वो भी इसमें कवर होती हैं? वो भी इसमें कवर होती है, यूटीआई भी इसी में कवर होता है, क्योंकि ये एक ब्लैडर की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर की, तो ये भी इसमें कवर होती अच्छा अच्छा अच्छा। आपने इसमें ये जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। तो आप है। अभी तो इसकी प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले आप इसमें डिफरेंट पोस्ट पर रह चुकी हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किस किस फील्ड में आप लोग डील करती हैं? जो हमारी एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, जिसको हम शॉर्ट में AOGD बोलते हैं, जी हाँ जी। ये महिलाओं के और डॉक्टरों दोनों के लिए है। जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे बताया जा सके जो नई चीजें हो रही हैं, उसके माध्यम से, आजकल तो वेबिनार्स ही हैं, तो हम पूरा सब चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, जो चीज़ें कुछ भूल जाती हैं याद दिलाते रहते हैं कि कैसे कोई चीज़ का मैनेजमेंट करना है, कोई भी। और लोगों के लिए भी है, इसका सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमें गायनेकोलॉजिस्ट को ही अपडेट करना है, हमारा जो एम है कि हम लोगों तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, और हम अपने इनकी मैटरनल मोर्टेलिटी, हम देखते हैं कि गर्भावस्था में बहुत महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिसके लिए वो आगे भी नहीं आती, स्पेशली ये यूरो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो बहुतों को होगी। हमारे पास शायद 10-20% आएंगे, और उसके पीछे जिसको बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, उसके नीचे इतनी सारी महिलाएं होंगी जो कि नहीं आएंगी। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो पहुंच ही नहीं पाती अस्पताल तक या डॉक्टर के पास, तो हम कैंप्स करते हैं उनके पास जाके। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो योनि के जी मुंह का कैंसर है, वो इतना ज्यादा इंडिया में है कि हर 7वां दुनिया का जो जिसको कैंसर है वो इंडियन है, इतना ज्यादा है, उससे इतनी मृत्यु होती है, और हमारे पास वो इतने लेट आते हैं। और जो योनि के मुंह का कैंसर, वो ऐसा कैंसर है कि आप इसको पहले चेक करके प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लो तो इसको 20 साल लगते हैं कैंसर बनने में। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंच के उनको ये जानकारी दें। एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनको हम जानकारी दें मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, उन्हें जो प्रॉब्लम होती हैं। फिर जो महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम रहती हैं, उनको जानकारी दें। इस तरह से हम लोग पब्लिक फोरम्स भी करते हैं, कैंप्स भी करते हैं, लोगों तक जानकारी भी पहुंचाते हैं, और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज जिसमें हम ये कैंसर्स के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में कैंप भी लगाते हैं, उनको जांच भी करते हैं। तो हमारा काम दोनों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। हाँ, एक बात तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है कि
कुछ तो परिवार का के हमारे ढांचे इस तरह के हैं, सामाजिक ढांचे, मान्यता इस तरह की है कि महिलाओं को यूरोगायनोकोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्या है, योनि की भी समस्या, बीमारियों से रिलेटेड कोई समस्या है, इस तरह का मतलब कुछ भी, मेनोपॉज से रिलेटेड हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो गई, तो एक ना तो अपने घर में वो लोग बात करना पसंद करती हैं, शर्म शर्म आती है उनको घर में भी बात करते हुए, तो डॉक्टर के पास तो जाएंगी ही कैसे। तो इस चीज के लिए तो वास्तव में उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीजें आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी बन जाती हैं। बिल्कुल, उनको भी समझना चाहिए और उनके घर के लोगों को भी समझना चाहिए। इस चीज में शर्माने की या ऐसी कोई जरूरत नहीं है। शरीर है, शरीर के किसी भी अंग में कोई भी तकलीफ हो सकती है, ये जी। बात। जी अच्छा, साथ में आप पीडियाट्रिशियन भी हैं? नहीं, मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ। हाँ। पीडियाट्रिशियन मैं दोनों तरफ मेरा रुझाव था, या मैं पीडियाट्रिशियन बनना चाहती थी या गायनेकोलॉजिस्ट। अब जी क्योंकि मुझे इसमें एडमिशन मिला तो मैं इसमें आगे बढ़ी, अगर उधर मिलता तो शायद जी उधर आगे बढ़ती। दोनों तरफ मेरा रुझाव था, पर नहीं, मैं प्योरली गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। पीडियाट्रिक्स अब जी तो मुझे मतलब बहुत साल हो गए, उससे मेरा कोई। जी जी। आप इसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस एसोसिएशन से भी आप एसोसिएट रही हैं, जुड़ी रही हैं, तो इसके अंतर्गत किस तरह की आप मतलब किस तरह की इसकी कार्य प्रणाली है? जो एक्टिविटीज, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम शॉर्ट में NARCHI या नाची भी बुलाते हैं, जी इसमें हम ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 50 साल पहले। इसलिए बनी थी कि यही जो मैंने आपको बताया कि औरतों के अंदर गर्भावस्था में बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, वो मर भी जाती हैं, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली जो एसोसिएशन है, ये दोनों माँ और बच्चे दोनों के लिए काम करती है। इसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, पर मेनली गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पीडियाट्रिक्स को हम लोग अपना हिस्सा बना लेते थे। तो 2018 से लेके 2020 तक मैं इस जी एसोसिएशन की दिल्ली ब्रांच की प्रेसिडेंट थी। प्रेसिडेंट और हैं जी। उसमें हमने ज्यादा काम डॉक्टर्स के बजाय इस एसोसिएशन के अंदर मैंने ज्यादा काम पब्लिक के लिए किया था। बहुत सारे कैंप हमने लगाए थे, बड़े बड़े 200-250 औरतों के, जिसमें हमने कैंसर स्क्रीनिंग की और उनकी जनरल हेल्थ चेकअप किया, और उनको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में तो वो भी उनके हमने इलाज जो कर सकते थे, बता सकते थे, जहाँ रेफरेंस, वो सब उसने। तो नाची का मेन हेम है मदर एंड चाइल्ड। और जो मदर AOGD is a wider thing. It encompasses the whole of the health of the woman from adolescent to menopause. इसके अंदर बच्चों का वो नहीं है, क्योंकि बच्चों की ऐसे ही एक और अलग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नार्ची सिर्फ माँ और बच्चे के लिए बनी थी। डॉक्टर अचला, इसमें आप प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों केयर के बारे में बात करते हैं, या फिर सिर्फ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी से पहले भी, कि क्या उनके चेकअप होने चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और उनका बच्चा स्वस्थ रहे। दैट प्रीनेटल इज आल्सो पार्ट ऑफ advice and our work. I would like to ask a question. What are the early symptoms of cancer in these regions? Early symptoms, so that जैसे अर्ली हुए तो जो विमेन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको समझ सके कि ये प्रॉब्लम आई है हमारे, बिल्कुल, द प्रिवेंशंस फॉर इट। अब हम जो कैंसर की बात करें, जो हम गर्भाशय के मुंह के कैंसर की बात करें, तो अर्ली सिम्टम्स होते हैं पर नहीं भी हो सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें औरतों को अवेयर करना है कि आपको अपना पैप स्मीयर कराना ही कराना है। अगर आप मैरिड हैं या आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप 21 साल से बड़े हैं, तो हर 3 साल में आपको अपना पैप स्मीयर कराना ही कराना है। हम कितनी बारी देखते हैं कि बिना कुछ सिम्टम के भी हमें कुछ चेंजेस मिल जाते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा पानी जाना, डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, या संभोग के समय थोड़ा सा खून जाना, या बदबू वाला पानी, ये थोड़े सिम्टम्स हैं, बट वो भी थोड़े से लेट हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि सबसे अच्छा तो है कि आप 3 साल में जरूर अपना पैप स्मीयर कराएं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज को आप
मिस कर जाते हैं। अब सोचते ये तो नॉर्मली है, इसको आप नहीं सोचेंगे। पर या तो ये है कि कह सकते हो कि डिस्चार्ज हो तो जरूर दिखाएं, पर उससे भी पहले मैं कहूंगी कि आप 3 साल में पैप स्मीयर जरूर कराएं। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कुछ? अब हमारे पास इसका प्रिवेंशन भी है। अगर हम जो भी हमारे बच्चे हैं, लड़कियां, उनको 8 से 13 की साल की उम्र में अगर हम उनको एक इंजेक्शन होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो लगवा दें तो 2 डोज उस इंजेक्शन की लगाने के बाद कैंसर का इंसिडेंस काफी कम हो जाएगा। पर ये नहीं सोचेंगे कि कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर अब हमें ये पता चला है कि ये एक तरह का इन्फेक्शन ही है जो एक वायरस का होता है, और कम से कम 50 तरह के वायरस हैं जो कि ये इन्फेक्शन करके कैंसर कर सकते हैं। इसमें से 90-95% ऑफ कैंसर 2 तरह के वायरस होता है, उसका तो हमने लगा दिया वैक्सीनेशन, पर जो थोड़े से रह गए 1% 2%, उनसे भी तो कैंसर हो सकता है। इसलिए चाहे आप वैक्सीनेशन लगाएं, तब भी पैप स्मीयर 3 साल के बाद कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई रेयर सा जो वायरस आपको इन्फेक्ट कर जाए, जिससे आपको हो जाए। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन हो गई तो आप पैप स्मीयर छोड़ दीजिए, वो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अर्चला, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पैप स्मीयर के बारे में कि ज्यादातर औरतें सोचती हैं कि ये पेनफुल प्रोसीजर है और दर्द होगा, इसलिए वो जाना ही नहीं चाहती इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल भी पेन। अगर वो किसी ने भी गायनी चेकअप कराया है तो उसका एक पार्ट होता है, हम तो उसके बिना भेजते ही नहीं किसी को कि अगर हम गायनी चेकअप कर रहे हैं तो पैप स्मीयर भी करेंगे। अभी जल्दी ही अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक सेल्फ पैप भी आने वाला है कि आप खुद ही अपना पैप करके ले जाओ और डॉक्टर को दे दो। वो आ गया तो शायद मुझे लगता है कि फॉर इंडिया इट विल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मैं अपने सब डॉक्टर से भी पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को 30-40% डॉक्टर से ज्यादा ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने पैप स्मीयर करा रखे हैं। थोड़ा हेजिटेशन जो हम लोग की संस्कृति की वजह से है, जो भी है, कि हम नहीं जाना चाहते। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम गायनी चेकअप के लिए नहीं जाना चाहते। तो आई थिंक वो सेल्फ पैप अगर आ गया तो वो एक आने वाला है, आ गया तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। सो जो ये टेस्ट होता है, इसमें आप स्वैब लेते हैं या इज इट अ पार्ट ऑफ अ स्किन दैट इज टेकन आउट? नहीं नहीं नहीं, इट इज जस्ट अ स्वैब। एक पतली लंबी सी लकड़ी के ऊपर एक वो ब्रश सा लगा होता है, जिससे हम जस्ट टच कर देते हैं गर्भाशय के मुंह को, और वो बस उसको हम फिर अपना कि उसमें एक फ्लूइड होता है उसमें डाल लेते हैं और वो टेस्ट के लिए। हमें कुछ बायोप्सी नहीं है, ये बिल्कुल कुछ बायोप्सी नहीं है, ये सिर्फ हम टच ही कर रहे हैं। जैसे आजकल तो सबको पता है कि सब करा रहे हैं कोविड टेस्ट, तो जैसे वो नाक पे उन्होंने घुमाया, हम उसके गर्भाशय के मुंह पे घुमा देते हैं, बस इतना ही टेस्ट। जब उसमें दर्द नहीं होता तो यहाँ तो फिर भी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मोर पे लीना, और आपको जो भी इनके पर्सनल उस पर जो आपको क्वेश्चन करने हैं, आप प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, आप क्योंकि एक यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपका स्पेशलाइजेशन है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली जब थोड़ा सा एजिंग होनी शुरू हो जाती है आफ्टर 50s या 60s, सो लीकी ब्लैडर जो है वो बहुत कॉमन होता है। तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आप बता सकते हैं जो कि हम घर पे करें तो इनिशियली हम उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकें, या सीधे डॉक्टर के पास ही जाना होगा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो? जो बहुत सही आपने कहा, प्रिवेंशन। हर एक चीज की सबसे अच्छी दवा होती है प्रिवेंशन। अब ये नहीं कि जब आप 40 के पास पहुंच रहे हैं तब आप सोचें कि अब मुझे हो गया, मैं अब इसको कैसे रोकूं। आई थिंक हर औरत को जब ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, मुझे तो लगता है कि एडोलेसेंट से ये एक्सरसाइज सिखा देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नीचे की मसल्स हैं वो डिलीवरी के टाइम वीक हो जाती हैं, एज के साथ वीक हो जाती हैं। तो अगर हम ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी मसल स्ट्रांग रहेंगी। हाँ, जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसको हम बिल्कुल पूरा तो नहीं ठीक कर सकते, पर आई थिंक अपने आप जो हम एक्सरसाइज बताएंगे उससे आप इतना अच्छे से कर नहीं पाओगे। एक बार डॉक्टर के पास जाके आप उसको सीख के आओगे कि कैसे करना है,
तो वो ज्यादा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो और आप अच्छा करने के बाद अपने साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि आप वो एक्सरसाइज ठीक से कर ही नहीं रहे हो। तो ये एक बिल्कुल बार ही सीखना जरूरी है, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हैं। पर उसके एक बाद बार सीखना फिर एक बार जाके लीना बताना कि ऐसे कर रहे हैं, वो जरूरी है। नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो और आपको गलत वो भी कर और ज्यादा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। जी लीना, शायद हमारे ख्याल से रेखा जी, आपने हाथ उठाया था रेखा जी अभी जी कुछ पूछने के लिए। जी रेखा जी अस्थाना जी। जी, हाँ रेखा जी। अस्थाना जी, पूछिए आप। मैं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी नीचे के हिस्से में दर्द होने लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हेलो, ये आवाज आ रही है आपको? मीनोपॉज के बाद में आपकी जो हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, आपकी स्किन में भी चेंजेस आते जी हैं, आप दिखते हैं। तो आपकी मसल्स में भी चेंजेस आते हैं, वो वीक हो जाती हैं। जो आपकी वहां पे जो नीचे की स्किन है अंदर की, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हाँ, एक तो आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है। वैसे तो हर वक्त ही ठीक करनी चाहिए, पर मीनों के पास के टाइम में तो हाँ, आपको ये बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट में 3-4 हेल्पिंग सब्जी की, 3-4 हेल्पिंग फ्रूट की, एडिक्वेट पानी, एक्सरसाइज जरूर करनी है। पहले नहीं भी करते हो तो आपको मेनोपॉज के टाइम एक्सरसाइज, क्योंकि जी ये एक चेंज का टाइम होता है, ट्रांजिशन। इसमें आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, इसलिए आपको अपने आपके जीवन के व्यवहार में भी, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल में, चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो वो भी आपको अब कट डाउन करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो एक बार आप दिखा सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी स्किन अंदर की थोड़ी पतली होगी या उस वजह से प्रॉब्लम है। तो वो आपको कुछ दवाइयां दे देंगे जिससे आपको आराम आएगा। पर ये सोच के कि जी। मेनोपॉज और है, ये हो रहा है, ये तो यूरिन में सबको होता ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ और लीना यूरिन बहुत जी। रेखा जी, आप कुछ और पूछ रही हैं? हाँ हाँ, जी, बस एक यूरिन में बहुत जलन होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, यूरिन में जलन यूरिन में होती है, बहुत उसके जलन लिए है। सबसे पहले तो आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, देखने के लिए कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। एक बार इन्फेक्शन रूल हो जाता है तब आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप जहाँ से कर रही हैं वहां पे तो कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन नहीं है, ताकि जाके जब यूरिन वहां टच होता है तो जलन होती है। तो ये 2 चीजें चेक जी करके उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्यों जलन होती है। वो तो पहले अब जी, चेक थैंक कराना यू। पड़ेगा कि यूटीआई तो हाँ, नहीं है यूरिन या का ऐसा टेस्ट तो कुछ कराना ही यूरिन का, पड़ेगा, वो तो अगर कराना जलन है ही तो पड़ेगा चेक। जी। बिल्कुल। हाँ लीना, अब आगे। और क्वेश्चन है वो ये है जी कि डॉक्टर। see hygiene of that area is very important. What advice will you give to all the women कि hygiene कैसे maintain करें, है ना? एक हाइजीन के लिए सबसे पहले साफ टैप वाटर वही है। वो जो वी वॉश और दिस दैट अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे आपको हानि होगा, क्योंकि उससे आपका जो नॉर्मल, देखिए हर एक जगह का, आपकी स्किन का, नीचे वजाइना की स्किन का एक नॉर्मल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, हमेशा से रहते हैं। और जब ये आप ये एक्स्ट्रा बाहर की चीजें यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं, फिर जो आपको तंग करने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे उसी में से। इसलिए साफ नलके के पानी से जब भी आप यूरिन करने जाएं तो वॉश कीजिए, और दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि जब भी आप शौच के लिए जाएं उसके बाद आप पानी से साफ कीजिए। इसके अलावा आपको कि साबुन या कोई वो जो वी वॉश, ये वो चीजें लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये वी वॉश का तो आजकल बहुत फैशन हो गया डॉक्टर साहब, हर कोई वी वॉश इस्तेमाल कर रहा है। उससे पूरा पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, और गड़बड़ हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। हाँ तो लीना, आगे। एक अच्छा थी, डॉक्टर लक्ष्मी। हाँ somebody was asking me, उनका जी। क्या हुआ कि she बहुत heavy weight उठाया उन्होंने। उनका क्या हुआ कि she feels that the uterus has come into the vagina, prolapse is. ओ, So ओ, your advice, is there some exercise they can do? देखिए, एक तो ये कि सिर्फ एक बारी वेट उठाने से किसी को प्रोलैप्स नहीं हो सकता, वो करती होगी बार 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 ऐसा। और प्रोलैप्स के जैसे कि मैंने बताया कि एज यू एज आपके मसल्स वीक हो जाती हैं,
और वही एक्सरसाइजेज जो आपको यूरिन जो बूंद बूंद जाना रोकने में हेल्प करती है, वही एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको प्रोलैप्स भी कम होने के चांस होंगे। स्पेशली डिलीवरी के बाद हम एडवोकेट करते हैं कि जैसे ही आपके नीचे का दर्द थोड़ा ठीक हो जाए आप वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि वही एक टाइम है जब आपकी मसल्स वीक हुई हैं, स्ट्रेच हुई हैं। अगर आप वापस उनको, जैसे लोग वेट कम करते हैं डिलीवरी के बाद, अपना जिम जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये एक्सरसाइजेज जिनको हम कीगल एक्सरसाइजेज बोलते हैं ये भी शुरू कर दें डिलीवरी के बाद, तो आपका मसल स्ट्रांग रहेंगी और आपको कोलैप्स होने के What चांसेस कम होंगे। exercise do you call it? What exercise? कीगल्स I एक्सरसाइज। didn't get the. Huh? कीगल Eagle, एक्सरसाइज। eagle exercises. के Okay. फॉर कानपुर, And कीगल। does it require Eagle exercise, okay. K for Kanpur. surgery? Surgery चाहिए होती है लोग? देखिए सर्जरी हम तब करते हैं, जब भी अगर बच्चेदानी बाहर आ रही है और दिख नहीं रही है तो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको अच्छा लगने लगेगा तो नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल बाहर आ गई है तो उसके अंदर भी ऑप्शन है। आजकल ना पेसरीज मिलती हैं, बहुत अच्छी वाली पेसरीज मिलती हैं, जिसको छल्ला बोलते हैं हिंदी में। पहले वो मिलते थे सफेद वाले कड़े कड़े या लाल रबड़ के, वो बहुत देर इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। आजकल सिलिकॉन के भी मिलते हैं जिनको आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्जरी नहीं करानी तो आपके साथ ट्राई कर सकती है डॉक्टर कि आपको छल्ला लगा दे और उसके साथ आपका काम चल जाए और सर्जरी ना करानी। अच्छा, थैंक यू। लीना, एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर अचला, वैसे हम आपके साथ एक स्पेशलाइज टॉपिक वाइज सेशंस करेंगे जहाँ पे डिटेल में एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम लेडीज के साथ आती है कि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है जब हमें पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम पानी कम पीते हैं कि ताकि हमको वो गंदी जगह जाना ही ना पड़े, और अगर फिर भी जाना पड़ जाए तो आजकल कई तरह के जो सैनिटाइजर्स आने लगे हैं। सो इज इट सेफ टू यूज देम, पी सेफ, या आई मीन आई डोंट वांट टू नेम देम, बट जो भी मार्केट में अवेलेबल ये चीजें हैं, इज इट सेफ टू यूज? देखिए अगर आपने किसी भी चीज से जिधर आप बैठने लगे, एक तो है कि इंडियन हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था, उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर आजकल सब जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। एक तो है कि अगर आपको लगता है कि साफ नहीं है, मे बी यू कैन नॉट सिट ऑन इट एंड देन पास यूरिन। अगर आपको बैठ के करना है, अपनी टांगे नहीं अलाउ करती, देन यू कैन व्हाटएवर यू यूज टू क्लीन इट, बट चाहे पानी से ही साफ किया जाए, साफ करके ड्राई करके। कई जगह वो फैसिलिटी भी नहीं होती, तो आजकल एक वो पीवी करके एक डिवाइस आती है जिसमें आप खड़े होके भी यूरिन पास कर सकते हैं। दैट वे यू विल बी सेफर इफ द टॉयलेट इज रियली डर्टी। जी आजकल आने लगी है। और वैसे भी सैनिटाइजर या कोई चीज लगाएं तो हाँ। तो फिर पानी से जरूर साफ कर दें, नहीं तो आपकी स्किन में कोई रिएक्शन हो सकता है। और अगर आप वो भी, बहुत से लोग क्या है, हमने जैसे इसके बारे में जैसे बात होती रहती है तो कुछ लोग उसको भी नहीं कि नहीं हमने इसको यूज कर लिया है, हम इसको कैसे सामान में रखेंगे, कैसे गाड़ी में रखेंगे टाइप का लोग करते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, अपने साथ वो आते हैं, टिश्यू पेपर्स आते हैं जो कि जिनमें सैनिटाइजर और ये सब चीजें से जो वेट वाले आते हैं उसको यूज कीजिए, कर सकते हैं उससे, उसको साफ करके सीट को, और उसके बाद वहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, खुद ही रखना पड़ेगा जी। तो हर जगह आपको नहीं मिल सकता साफ। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आप अपनी पर्सनल अपनी प्रैक्टिस करती हैं कि आप कहीं अभी जॉब कर रही हैं या आपका अपना क्लिनिक है? नहीं, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पिछले जी मतलब 35 साल से तो नौकरी ही कर रही हूँ। उससे पहले मैंने अपनी 3-4 साल पढ़ाई भी वहीं पर करी है और अभी मैं वहीं पे हूँ। वहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग भी करते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की भी, जो एमडी करते हैं उनकी भी, और पेशेंट भी देखते हैं, और ये हमारा वो रहता है। उसके अलावा अपने मन की उससे हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच पाए और डॉक्टरों तक पहुंच पाए। तो
ये है मेरा। तो आपकी फैमिली में भी सब लोग डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड और बाकी लोग घर में? मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है। वाह, क्या बात, यानी पूरी डॉक्टर्स की फैमिली है। तो फिर तो सब एक दूसरे की जरूरतों को समझते होंगे, भाई कितना स्पेस किसको चाहिए, हाँ, तो कोई बिल्कुल। ऐसे वो कोई दिक्कत ही नहीं आती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। जी जी जी। अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है, पर आजकल तो बिना डॉक्टर के भी लोग समझते हैं कि हाँ, आजकल अब हर मेरी फील्ड बेटी की में। शादी तो डॉक्टर से नहीं हुई पर अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये है। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा हम आपसे बात कर रहे थे उस दिन भी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अपने व्यूअर्स को भी, जो हमारा अभी हैं और जो बाद में भी इसको देखेंगे यूट्यूब पर, हमारे मेंबर्स हो गए, दूसरे व्यूअर्स हो गए, उनको भी हम बता दें कि हम हमारे ख्याल से हम पहला, लीना, हमने कब का सोचा था पहला अपना सेशन रखने का? अराउंड 6-7 तारीख को, जून 9 एंड में? तारीख, 9 जुलाई आई थिंक। हाँ, सैटरडे, एक सैटरडे तो अभी आएगा, शायद 26 को है। हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में है ना? जुलाई के फर्स्ट वीक में। हाँ, तो डॉक्टर बत्रा, जुलाई के फर्स्ट वीक में हम अपना पहला सेशन रखने की सोच रहे हैं। हाँ, और मैं उस अपना जी, वो, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आपका कुछ इंटरनेट की, डॉक्टर साहब, की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, इंटरनेट की है। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं जी ये कह रही थी कि मैं भी देख लूंगी, आप भी देख लीजिए, फर्स्ट वीक में कोई एक सुटेबल डेट हम आपस जी। हाँ जी, कोई सुटेबल डेट हम रख लें। और इसके अलावा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था, लीना, डॉक्टर लक्ष्मी, कि इन काफी जो हम लोगों ने फॉर्म्स भरने के लिए दिए थे, एक कि आप इनको भरिए और अपने इंटरेस्ट का आप बताइए, तो वो काफी डॉक्टर बत्रा के पास भी आ चुके हैं। वो हम लोगों को वो भेजेंगी, उसका पूरा समरी भेजेंगी। इसके अलावा अभी भी हम अपने सारे मेंबर्स को आज ये कह रहे हैं कि आप जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो मेनोपॉज है, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड है, चाहे जो भी टॉपिक पर आप चाहते हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जो हमारे एडोलेसेंट है उनसे संबंधित, जो भी टॉपिक पर आप बात करना, चर्चा करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, संशय हैं, वो सब आप हमें, लीना को, हमारे पर्सनल नंबर्स पर आप भेज दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपका नाम हम उस दिन बताएंगे कि भाई ये इन्होंने ये प्रश्न भेजा है। अगर आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो हम उसको नहीं बताएंगे, हम लोग अपनी तरफ से वो क्वेश्चन वहां पर रखेंगे। तो इसलिए आप इस, जैसा कि अभी हम डॉक्टर बत्रा से भी कह रहे थे कि शर्म के मारे बहुत सी जो महिलाएं हैं वो ना तो परिवार में बताती हैं, ना डॉक्टर के पास जाना पसंद करती हैं। तो अगर आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहती हैं तो वो सिर्फ हम तक सीमित रहेगा, आगे नहीं जाएगा। आप अपना, आपसे हमारी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी क्वेश्चन है वो हमें लिख करके भेजें। जुलाई के फर्स्ट वीक से हम ये सब करने वाले, ये परिचर्चाएं हम, और ये हम 10-15 दिन में एक बार रखेंगे। क्यों डॉक्टर अचला? दो मेरे हफ्ते पास में? बहुत, हमारी सोसाइटी के 2500 मेंबर्स हैं, तो जी, आप जब भी रखेंगे कुछ लोग उसमें से कर देंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स इसमें, डॉक्टर बत्रा से हमने कहा है, इन्हीं के एसोसिएशन के साथ हम लोग मिलकर के ये इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजिए। डॉक्टर बत्रा को आपने देख ही लिया, कितनी अच्छे से ये बात करती हैं, समझाती हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं सब बड़े प्यार से आपके बातों का जवाब देंगे, बिना शर्माए, बिना सकुचाए अपने क्वेश्चंस लिख करके भेजिए, और हम जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको शुरू करने जा रहे हैं। जी, डॉक्टर लक्ष्मी, आपको कुछ और पूछना है? मैं ये सोच रही थी, जो एक्सरसाइजेस अर्चना जी कह रही हैं, जी some videos which can be put on our website, जी जी, है ना? मैं तो भेज दूंगी। जिनको बताना नहीं है, who are very shy, कम से कम देख के कुछ एक्सरसाइज तो कर सकती है ना? नहीं, आप हमें भेज भी सकती हैं, तो हम अपनी वाव इंडिया की वेबसाइट पर उसको लगा देंगे। और इन केस हम ये भी कर सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मी, कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वहीं पर हम लोग स्क्रीन शेयर करके
वो वीडियो कुछ सेकंड्स का वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं, क्यों डॉक्टर बत्रा? यूरोगाइनोकोलॉजी पे एक हमें अलग से पूरा सेशन, मुझे लगता है डॉक्टर अर्चना करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ, कि एक पूरा डिटेल सेशन करना पड़ेगा जिसमें हाँ, डॉक्टर पूरा एक्सप्लेन करेंगी, और वही उसका एक पार्ट भी होगा कि वहीं वो एक्सरसाइजेस भी हमें सिखा उसका देंगे। वीडियो जो है स्क्रीन शेयर पे आप वहां पर वो वीडियो भी हर चीज पे। अब जैसे पीरियड से अक्सर क्या है कि माओ को नहीं पता हमें अपनी बेटियों को किस तरह से समझाना, कि आजकल की लड़कियां भी टीवी देख करके और इंटरनेट पे गूगल वगैरह से काफी कुछ उनको पता होता है, पर फिर भी माँ बेटी में एक संकोच होता है। माँ बेटी के सामने खुल करके नहीं बताना चाहती कि भाई आप इस तरह से आपको बिहेव करना है। जब ये थोड़ी एंजाइटी भी होती है माँ के दिल में भी, बेटी के दिल में भी, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको शुरू होता है, तो उस बारे में हम क्वेश्चन लोगों से मांगेंगे कि भाई आपके मन में किस किस तरह की शंकाएं हैं, आप बताइए। और हम समझते हैं कि पहला डॉक्टर बत्रा पहला जो सेशन हम रखें जुलाई के फर्स्ट वीक में, वो इसी चीज पर रखें। शुरुआत हम यहीं से इसको करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास ना जी, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस का बैंक भी है जो लोगों ने पूछे हुए हैं, तो उनके हम आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा जो नए क्वेश्चन आएंगे वो भी आंसर किए जा सकते हैं। जी, तो लीना, डॉक्टर लक्ष्मी, ये तय रहा कि हमारा जो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम जो अपना पहला सेशन रखेंगे वो हम इसी चीज पर रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जिसे आम भाषा में महिलाएं कहती हैं पीरियड्स आम भाषा में कहते हैं, वो जो होते हैं उस वक्त में किस तरह से डील करना चाहिए, माओ को, बच्चियों को, सोसाइटी को, फैमिली को किस तरह से डील करना चाहिए, है ना? तो ये हमारा पहला सेशन है। और उसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मी, हम लोग जैसे पहले करते थे ना स्कूल कॉलेजेस में एडोलेसेंस पर, जैसे हम पहले करते थे, वो भी हमारी डॉक्टर बत्रा से बात हुई है कि हम उस चीज को फिर से अब उठाना चाहते हैं, फिर से हम उस चीज को शुरू करना चाहते हैं। Another thing I would say, क्योंकि जो जी, हमारे यहाँ मेहरियां काम करने आती हैं, अब देखिए उनको इतनी नॉलेज है नहीं, तो इफ वाओ इंडिया कैन टेक अप दैट एस्पेक्ट आल्सो समटाइम, उनको भी मैसेज जाएगा। सी एटलीस्ट हम लोग और जो हमारे ग्रुप में लेडीज हैं तब भी थोड़ा अवेयरनेस है, बट व्हाट अबाउट हाउ डू दे गेट द इंफॉर्मेशन? सो आई थिंक शुड यू नो डू दैट, कि उनके पास भी जाए, हिंदी में करेंगे उनको भी समझ आएगा। हाँ बिल्कुल, उन लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक जो हमारे यहाँ काम करने महिला आ रही है, वो उसको अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो वो देखा जाए तो फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है एक तरह से। She should also be aware, we should also be aware, and we should see how we can help her. जी बिल्कुल, तो वो हेल्प हमें करनी चाहिए, बहुत सही बात है। तो डॉक्टर बत्रा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बानू जी, आपको कुछ पूछना है? इन्होंने गर्दन हिला दी। नहीं बानू जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर लक्ष्मी का आपको पता ही है, आपका परिचय ही है, उनके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेसिडेंट है वाओ इंडिया की। अर्चना गर्ग जी हैं, रेखा जी ने अभी आपसे, काफी लोग हैं। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर बत्रा। अब हम बहुत जल्दी अपना सेशन ये शुरू करने जाएंगे और उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी। और एक बात हम जरूर अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि कुछ भी समस्या है, जैसे कि अभी सर्वाइकल कैंसर की बात डॉक्टर बत्रा ने की, कि आप पेप स्मीयर जरूर हर 3 महीने में कराइए। जरूरी नहीं कि आपको डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 साल में 3 साल में एक बार जरूर कराइए। और कुछ भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पहले अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बताइए कि हमारे साथ ये समस्या है, इसमें झिझकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। उसके बाद अपनी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को जाकर, जिससे कि वक्त रहते आपकी जो भी बीमारी है उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये आप सभी से हमारा निवेदन है कि बीमारी की शुरुआत का पता नहीं भी चले, तब भी जो एक चेकअप का शेड्यूल है, रूटीन है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो बहुत डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थी डॉक्टर अचला बत्रा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई समस्या हो
या ना हो, अपना रूटीन चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। दूसरे, अगली वर्कशॉप का हमने आपको बता ही दिया है, जो हमारी होगी वो पीरियड्स जिसे हम कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बच्चियों को शुरू होता है, उसके संबंध में जो भी प्रश्न माताओं के और बच्चियों के मनों में होते हैं, उनके विषय में हम जो जुलाई के फर्स्ट वीक में वर्कशॉप करेंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।